गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अमित आपके अपने चैनल इजी पढ़ाई लिखाई में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। आज की कक्षा का मुख्य बिंदु है भारत में यूरोपियों का आगमन। देखिए, भारत में यूरोपियों का आगमन किस लिए हुआ, क्या कारण था कि भारत में यूरोपीय आए। इससे पहले भी बहुत सारे कंट्री के लोग इंडिया में आते थे, लेकिन ये आगमन इतना महत्वपूर्ण किस लिए था। क्या भारत में यूरोपीय आगमन से पूर्व व्यापार नहीं होता था? ईसवी से पहले रेशम मार्ग के बारे में आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे क्या होता था, भारत का व्यापार दूसरे देशों के साथ भी होता था। ठीक है, यूनान, ग्रीक, ये सब लोग इंडिया में आते थे, भारत में आते थे और व्यापार करते थे। तो ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, भारत में यूरोपियों का आगमन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये वो प्रारंभिक अवस्था को बताता है जहाँ से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय और विकास की बीज पनपी। ये एक मुख्य कारण के रूप में उभरा और फिर हमें हमारी राष्ट्रता की पहचान मिली, हमें हमारी राष्ट्रता से हमारी पहचान मिली। तो हम चलते हैं उसके बारे में समझते हैं कि भारत में यूरोपियों का आगमन इतना महत्वपूर्ण क्यों था। क्यों हम ऐसा मानते हैं कि वास्को डी गामा ने जो मार्ग खोज दिया वो एक क्रांति ला दी। तो समझते हैं इसके पीछे क्या कहानी है। देखिए, बात है 15वीं शताब्दी के समय में क्या हुआ था। देखिए, ये वर्ल्ड मैप पे थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। ये वर्ल्ड मैप है 15वीं शताब्दी के समय में आखिर वो कौन सी घटनाएं घटी जो कि यूरोपियन को मजबूर कर दिया था, यूरोप महादेश के अधिकांश कंट्री को मजबूर कर दिया था कि वो बाहर जाए और अन्य मार्गों की खोज करे। इसके पीछे क्या रीज़न था, तो ध्यान दीजिएगा। 15वीं शताब्दी में यूरोप में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे। क्या बदलाव हुआ था? आपको इटली के बारे में पता होगा। इटली जो था, इटली का जो फ्लोरेंस था शहर था, वहाँ से किसकी शुरुआत होती है? रेनेसां की, पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। बहुत सारे विचार बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार होता है, बुद्ध वर्ग आते हैं, व्यापार आता है, तो वो ये फैलती। ये अगर आप मैप में देख रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे, ये जो एरिया है ये इटली का एरिया है, ये इटली का एरिया है, ये इटली है। और इटली उस समय में 12वीं शताब्दी तक जो है वो बहुत ही विकसित हो चुका था। इनके विश्वविद्यालयों में नए नए दार्शनिक विचार आ गए थे, नया वर्ग उत्पन्न हो चुका था। तो ये धीरे धीरे फैलता चला गया और इसी के बीच क्रम में क्या हुआ, यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति भी आई, उपनिवेशवाद आया, सामंतवादी व्यवस्था धीरे धीरे ख़त्म होकर के पूंजीवादी व्यवस्था आई। इन सारी चीज़ें, ये सारी व्यवस्थाओं ने क्या किया, तो यूरोप के यूरोप के देशों को मजबूर किया कि वो अपने विचारों को क्या करे, फैलाने का काम करे। इसके साथ ही साथ एक और बात थी। वो क्या बात थी कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो अधिकांश ईसाई धर्म को मानने वाले थे और वो अपने आप को समझते थे कि उनका धर्म जो है वो बहुत ही उच्च किस्म का धर्म है। तो अपनी धर्म को फैलाने के लिए भी वो नए नए देशों की खोज करते रहते थे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहाँ से समझिए क्या है कि 15वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण बदलाव, यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियाँ नवीन विकल्पों की खोज के लिए बाहर निकली थी। यूरोपीय उपनिवेश शक्तियाँ जो थी वो नवीन विकल्प में क्या हो सकता है, मार्केट, बाज़ार की खोज करना, अपने विचारों को फैलाना, सामंतवादी व्यवस्था से जो पूंजीवादी व्यवस्था को श्रेष्ठ साबित करना, ये सारी व्यवस्थाएं जो थी इसके लिए वो अब बाहर निकल रहे हैं। इटली 12वीं शताब्दी से पूर्व एवं यूरोप के व्यापार पर एक एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। ये इटली है, ये 12वीं शताब्दी तक क्या हो गया था, 12वीं शताब्दी तक यूरोप
और ये पूर्व की एरिया, ये पूर्व की एरिया पर उनका व्यापार का एकाधिकार प्राप्त हो गया था। उत्तर मध्यकाल में इटली में पुनर्जागरण हुआ। इटली में उत्तर मध्यकाल में पुनर्जागरण हुआ। इसके कारण क्या हुआ? कला, साहित्य, नवीन मध्यम वर्ग की उत्पत्ति हुई। अब देखिए यहाँ पे आपको पुर्तगाल दिखेगा। ये पुर्तगाल जस्ट अफ्रीका से ऊपर जब आप जाएंगे यूरोप की तरफ, यूरोप में सबसे नीचे की साइड में सबसे बाहर की तरफ अटलांटिक महासागर के तट पर क्या दिखेगा? पुर्तगाल दिखेगा और स्पेन दिखेगा। ये पुर्तगाल और स्पेन जैसे कई देश थे व्यापार के क्षेत्र में इटली के एकाधिकार को क्या करना चाह रहे थे? तोड़ना चाह रहे थे। ठीक है, अब इस तोड़ने के क्रम में उन्होंने क्या किया? तो नए मार्ग की खोज करनी शुरू कर दी कि किस तरह इस पूर्व में जाया जाए जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा समृद्धि है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या मेन कारण थे उसको ज़रा ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट नंबर थी कच्चे माल की आवश्यकता। कच्चे माल की प्राप्ति करने के लिए ये उस एक ऐसे देश की खोज करना चाह रहे थे जहाँ से इजी तरीके से कच्चा माल मिले, और कच्चा माल मिलने के बाद वहाँ औद्योगिक क्रांति के बाद उसको कच्चा माल क्या बन जाता था? तैयार माल में बन जाता था। उसे खपाने के लिए बाजार की भी आवश्यकता होती थी, इसीलिए क्या नवीन बाजार की प्राप्ति भी। पूरब की धन संपदा का आकर्षण। पूरब के बारे में कहा जाता था ये धन संपदा से अटा पड़ा है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे मसाले हैं, बहुत तरह के कपड़े हैं, बहुत तरह की खाद्यान्नें हैं, बहुत तरह की रत्न हैं, जवाहरात हैं। तो इस कारण से ये बातें यूरोप में प्रचलित थी। तो ये बातें भी यूरोपियनों को आकर्षित किया था कि वो अपने यूरोप को छोड़ के अलग अलग देशों की खोज करें। देखिए ईसाई मत का प्रसार करना, साम्यवाद के स्थान पर पूंजीवाद की स्थापना करना, ये इसके प्रेरक कारण थे। किसके? वो यूरोपियों को अपने यूरोप को छोड़ करके नए विकल्प की खोज करने के लिए, बाहर निकलने के लिए ये प्रेरक कारक थे। ये इतने सारे प्रेरक कारक थे। अब देखिए पुर्तगाली आगमन को हम समझते हैं कि पुर्तगाली आगमन कैसे हुआ था। उस समय 14वीं शताब्दी तक क्या हुआ था? जो व्यापारी मार्ग हुआ करते थे, ये व्यापारी मार्ग ये रेड सी होते हुए होता था, भूमध्य सागर होते हुए इटली में जाता था, व्यापार होता था, या नहीं तो ये फारस की खाड़ी होते हुए व्यापार होती थी। लेकिन इस समय क्या हो गया? यहाँ पे अरबों का अधिकार हो गया। इस क्षेत्र पे अरबों का अधिकार हो गया, मुस्लिम आक्रांताओं का अधिकार हो गया। तो ये अधिकार हो गया तो ये मार्ग बंद हो गए। सुएज नहर उस समय में बना नहीं था, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ नहीं था। ठीक है, सुएज नहर बना भी नहीं था, इस कारण से कोई मार्ग ही नहीं बच रहा था। एक मार्ग जो थी वो अब एक विकल्प खोजना था कि किस तरह हम एक नए मार्ग की खोज करें। ठीक है, तो क्या हुआ? 1498 में वास्को डी गामा ने, ये पुर्तगाल है, यहाँ से वास्को डी गामा ने इस रास्ते को फॉलो करके, देखिए ध्यान से आपको दिख रहा होगा, इस रास्ते को फॉलो करके मतलब केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका का सबसे दक्षिणी पॉइंट है, दक्षिणी बिंदु है, इस केप ऑफ गुड होप होते हुए वो कहाँ पहुँचता है? यहाँ पे कालीकट के पास पहुँचता है। ये देखिए इसमें ये कालीकट जो है, इस कालीकट के पास पहुँचता है। कौन? वास्को डी गामा कालीकट के पास पहुँचता है इस रास्ते को फॉलो करते हुए। तो समझिए यहाँ से वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप होता हुआ 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के तट पर आता है, जहाँ का शासक कौन होता है? जमोरिन होता है। इस यात्रा में पायलटिंग का काम किसने किया था? तो एक गुजराती व्यापारी था, गुजराती व्यापारी, इसका नाम अब्दुल मजीद था। अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा का मार्ग दर्शित किया था। ठीक है, अब ये जो वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था, वो जो आया वो किसके आज्ञा पत्र से भारत आया? तो वो पोर अलेक्जेंडर 6 के आज्ञा पत्र से भारत आया था। उसको आने में कितने दिन लगे? तो 90 दिन लगे थे। अब इसका उद्देश्य क्या था सो देखिए। अरबों और वेनिस के व्यापार का भारत से प्रभाव को समाप्त करना। इस समय क्या हो गई थी? वेनिस और अरबों का भारत के ऊपर में प्रभाव था, बहुत ज़्यादा व्यापार होता था। अरब यहाँ से नज़दीक था तो अरब ही ज़्यादा व्यापार करते थे, अरब सागर के से भारत में व्यापार करते थे। इसके प्रभाव को समाप्त करना, पूर्व में इसी का अरबों का और वेनिस का ही प्रभाव था, तो इसके प्रभाव को समाप्त करना ही पुर्तगालियों का मेन लक्ष्य था। और दूसरा क्या था
कि भारत में ईसाई धर्म का भी प्रचार करना। ये जो पुर्तगाल थी ईसाई थे और भारत में वो ईसाई धर्म का प्रचार करना भी अपना मेन ध्येय लेके आए थे। देखिए क्या हुआ, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में तो आया और फिर से वापस 1500 ईस्वी में दोबारा आता है। उसके आने के बाद 1500 ईस्वी में क्या होता है, पेड्रो अल्वारेज 9 मार्च 1500 को 13 जहाजी बेरों के साथ भारत आता है। क्योंकि जब वास्को डी गामा अपनी कंट्री पुर्तगाल गया और पुर्तगाल गया तो अदर्स जो थे सोच रहे ये कितना ज़्यादा सामान लेके आ गया, कितना ज़्यादा पैसा कमा लिया, उसको लगभग 60 गुना फ़ायदा हुआ था। इसी कारण से दूसरे भी थे वो उसको देख करके भारत आए। अब देखिए प्रथम पुर्तगाली वाइसराय कौन था। 1505 में वास्को ड अल्मीडा को प्रथम पुर्तगाली वाइसराय कहा गया था। उसने क्या महत्वपूर्ण काम किया, तो पहले ब्लू वाटर पॉलिसी लाया। वो ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता है, इसी को कॉटेज व्यवस्था कहते हैं, ध्यान से समझेंगे। ये है ब्लू वाटर पॉलिसी, ये आपका हिंद महासागर है। भारत में देखेंगे हिंद महासागर, ये एरिया जो है हिंद महासागर का एरिया है, हिंद महासागर। तो कॉटेज पॉलिसी, कॉटेज व्यवस्था ये व्यवस्था थी। ये पुर्तगाली ये चाह रहे थे कि वो किसी तरह हिंद महासागर पर अपना अगर दबदबा बना लेते हैं, ये पूरा हिंद महासागर पर अपना दबदबा बना लेते हैं तो कोई दूसरी कंट्री उनके कंपटीटर नहीं रह जाएंगे। इस कारण से वो हिंद महासागर में ऐसी व्यवस्था कर दी कि अगर वो हिंद महासागर को अपने कब्जे में कर लेते हैं, सागर को अपने कब्जे में कर लेते हैं तो मार्ग तो पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगा भारत या पूर्व जाने के लिए। तो इस व्यवस्था से वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सकते हैं। अगर कोई दूसरी जहाज़ यात्रा या व्यापार करने के लिए आ रहे होते तो वो उनसे टैक्स लिया करते थे। इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता था, कॉटेज व्यवस्था कहा जाता था। ये पॉलिसी किसने दी थी, तो ये पॉलिसी फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने दी थी, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। सामुद्रिक नीति को अधिक महत्व देते हुए हिंद महासागर पर प्रभुत्व हासिल करना ही इस व्यवस्था का मेन उद्देश्य था। किसका, प्रथम पुर्तगाली वाइसराय फ्रांसिस्को द अल्मेडा का। 1509 ईस्वी में इसने क्या किया, मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। यहाँ पे ये मिस्र अरबों की, ये मिस्र की और तुर्की यहाँ पे है और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया और क्या कर लिया, द्वीप पे अधिकार कर लिया। मैं आपको द्वीप दिखाता हूँ, आपको देखिए ये द्वीप है, द्वीप पे अधिकार कर लिया। किस लिए ये चाह रहे थे, क्या पुर्तगाली क्या चाह रहे थे, पुर्तगाली चाह रहे थे कि किसी तरह एकाधिकार, व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त किया जाए, ये चाह रहे थे। अब देखिए यहाँ से भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो द अबुलकर को माना जाता है। ये कब आया, 1509 ईस्वी में। इसने क्या किया, 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को छीन लिया। गोवा सिकंदर के समय के बाद प्रथम भारतीय ऐसा क्षेत्र था जो यूरोपीय के अधीन रहा। फिर 1515 ईस्वी में क्या किया, हरमुज पर अधिकार कर लिया। देखिए हरमुज द्वीप कहाँ पे है, यहाँ गौर करेंगे। ये हरमुज द्वीप, ये फारस की खाड़ी हो गई और यहाँ पे फारस की खाड़ी में ही हरमुज द्वीप आता है। यहाँ पे उसने हरमुज पे अधिकार कर लिया, मतलब इस रास्ते को इसने अपने कब्जे में कर लिया। जो भी रास्ता पूरब की तरफ आ रहा है या भारत की तरफ आ रहा है उस रास्ते पे ये क्या करना शुरू कर दिया, अपना अधिकार करना शुरू कर दिया, अधिकार कर लिया। इसकी जो मेन उपलब्धि थी, इसने क्या किया था, कौन, अल्फांसो द अबुलकर, सेना में भारतीयों की भर्ती करनी शुरू की और भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहन दिया। जब इसकी मृत्यु 1515 ईस्वी में हो जाती है तो इसे गोवा में ही दफना दिया जाता है अबुलकर को। अब आगे चलते हैं, देखिए गोवा पुर्तगाल राज्य की औपचारिक राजधानी किसने बनाई, गोवा पुर्तगाल राज्य की औपचारिक राजधानी नीनो डी कुन्हा, जो कि अगला वाइसराय था और अपना कार्यालय कहाँ से, कोचीन से गोवा स्थानांतरण किया था। अब पतन के क्या कारण थे, पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण थे, तो देखिए ब्राज़ील का पता लग जाने पर पुर्तगाली उपनिवेशी संबंधी क्रियाशीलता पश्चिम की ओर उन्मुख हो गई थी। फर्स्ट कारण क्या था कि ब्राज़ील का पता लग गया था। ब्राज़ील का पता लगने के कारण क्या हो गया कि अब इनका इंटरेस्ट जो था, पुर्तगाली का इंटरेस्ट जो था वो कम होता चला गया और यहाँ भी में उनके कंपटीटर आ गए थे।
डच आ गए थे और अंग्रेज़ आ गए थे। इस कारण से अब इसका जो क्रियाशीलता थी, इसकी क्रियाशीलता जो पूर्व की तरफ थी वो ख़त्म हो गया और पश्चिम की ओर उन्मुख हो गई। देखिए 1580 में पुर्तगाल स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया। जबकि क्या हुई, जब स्पेन और पुर्तगाल की संयुक्त सेना 1588 ईस्वी में अंग्रेज़ों के साथ लड़ती है तो उसको हार का सामना करना पड़ता है, और हार का सामना करने के कारण क्या हो जाता है, उसकी नौसैनिक शक्ति क्षीण हो जाती है। आपने पढ़ा कि अपनी नौसैनिक शक्ति की बदौलत ही तो पूरे हिंद महासागर पे कब्जा कर लिया था, हिंद महासागर पे कब्जा करके कौटिल्य व्यवस्था लगा दिया था। लेकिन अब क्या हो गया, उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती चली गई। देखिए डच और ब्रिटिश हिंद महासागर में आ गए, जिससे पुर्तगाली एकाधिकार समाप्त हो गया। 1538 में क्या हुआ, अदन पर तुर्की अधिकार हो गया और 1602 में बांटम पर डच का अधिकार हो गया। मतलब इसके जो सारे क्षेत्र थे, पुर्तगालियों द्वारा जो भी क्षेत्र जीता गया वो धीरे धीरे क्या हो गया, वापस इसके से छीनता चला गया। 1641 में मलक्का दुर्ग और 1739 में मराठों ने साबिट और बसई पर अधिकार कर लिया। देखिए मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कि पुर्तगालियों ने कहाँ कहाँ पे अपने साम्राज्य कायम किए थे। यहाँ से गौर से देखिए, सबसे पहले द्वीप, ये द्वीप दिख रहा है यहाँ पे पी पुर्तगालियों द्वारा, बड़ोदरा, दमन, बशीन, सालकोट, बम्बई, ये सारे जो क्षेत्र दिखा रहे हैं भारत के मैप पे, गोवा, कालीकट, कोचीन, और यहाँ पे मद्रास, सेंट थॉमस और हुगली, ये सारे क्षेत्र जो थे, इन सारे क्षेत्रों पे किसका अधिकार था, इन सारे क्षेत्रों पे पुर्तगालियों का अधिकार था। ठीक है, और देखिए यहाँ से चलते हैं 1661 ईस्वी तक केवल क्या क्या बच गया इसके पास, गोवा, दमन द्वीप और